हाय फ्रेंड्स। नमस्कार। सत श्री अकाल। कैसे हैं? 2-3 महीने के बाद वापस आया हूं। तो आज बात करूंगा ड्रीम जॉब्स के बारे में। जॉब्स किसी भी इंसान की जिंदगी की सबसे एक वाइटल कड़ी होती है। उसके ऊपर उसकी फैमिली एंड उसके एस्पिरेशंस डिपेंड करते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हम ड्रीम जॉब्स या ड्रीम कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि कंपनी, एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय, इन दोनों का इंटरलिंकेज क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सबसे पहले तो हम समझें कि जॉब जो है, जॉब इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। दैट सिर्फ से एक सिंपल लाइन में दैट इज गुड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ जॉब। सो जॉब अगर हम बोले तो द ऑर्गेनाइजेशन विल गिव समथिंग टू यू टू वर्क ऑन एंड दे विल पे यू इन रिटर्न। तो अभी हम शुरू करते हैं कि जो जॉब है, जॉब सर्च एक कंपनी के लिए कहाँ से शुरू होनी चाहिए। अगर आप एचआर में हैं, अगर आप रिक्रूटमेंट मैनेजर हैं, तो आपको इस वीडियो को गौर से देखना चाहिए। काफी टाइम मैंने ये देखा है कि जब कंपनीज अपने वैकेंसीज या ओपन पोजीशंस के लिए लोग ढूंढते हैं तो उनके पास प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होता, या तो एक बहुत लंबी सी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है जहां पे इतने सारे पॉइंट्स होते हैं कि लगता है वो बंदा पूरा कंपनी को अकेला संभालेगा, या फिर इतनी छोटी होती है कि उसको समझ भी नहीं आता कि उसको करना क्या है। नाउ जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, जॉब डिस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस इससे पता चलता है कि अगर आपके पास अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है तो जो बंदा या बंदी जिसको आप हायर करेंगे उसके पास करने के लिए KRA, जिसको बोलते हैं की रिजल्ट एरियाज, नहीं होगा। क्योंकि KRA जो है, की रिजल्ट एरिया शीट जो है, वो कहाँ से आती है? वो आती है जॉब डिस्क्रिप्शन से। तो सबसे पहले पोजीशन के लिए एक बढ़िया सा जॉब डिस्क्रिप्शन बनाइए। जूनियर लेवल के लिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मिड लेवल के लिए 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एट द हाईएस्ट लेवल के लिए 15 पॉइंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो विद इन 10 पॉइंट्स आप उसको कंक्लूड कर पाए। जॉब डिस्क्रिप्शन में वो सारे काम लिखिए जो उस पोजीशन को करने हैं। और जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे तो आप ये जरूर सोचिए, एज अ रिक्रूटमेंट मैनेजर एज वेल एज एन HR, कि वो जो जॉब टास्क डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं वो आपके कंपनी के विजन, मिशन, गोल को कैसे अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर कोई भी जॉब लाइन आइटम हैज टू बी लिंक्ड विद द कंपनीज विजन, मिशन एंड गोल्स। वरना बंदा काम करेगा क्यों? वो वही काम करेगा विच विल अफेक्ट योर कंपनीज गोल अचीवमेंट। तो सबसे पहले कंपनी के विजन, मिशन और गोल को स्टडी कीजिए। उसके ऊपर बेस करके जॉब डिस्क्रिप्शन अब बनाइए फॉर डिफरेंट पोजीशंस। एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस शुड बी कैटेगराइज्ड फॉर जूनियर लेवल, मिड लेवल एंड द हाईएस्ट लेवल। नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन बनेगा उस पे रिक्रूटमेंट मैनेजर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप रिक्रूट कर रहे हैं, और HR का सिग्नेचर होना चाहिए। क्योंकि यही JD आप आने आगे जब आपकी रिक्रूटमेंट होती रहेगी तो आप इसको यूज करेंगे। हर जॉब डिस्क्रिप्शन को एवरी 2 साल के बाद रिव्यू करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी। आपके कंपनी के विजन, मिशन और गोल्स प्रोग्रेसिव है तो वो चेंज होंगे। तो उसके अनुपात आपको आपके जॉब डिस्क्रिप्शंस में भी बदलाव लाने की जरूरत है। सो एवरी 2 इयर्स में आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शंस को रिव्यू जरूर करें। एक बार आपका जॉब डिस्क्रिप्शन बन गया
फिर आप शुरू करेंगे हंट फॉर द राइट कैंडिडेट। अब जब आप कैंडिडेट के लिए हंट शुरू करेंगे, यू हैव टू बी ए वेरी रेस्पॉन्सिबल पर्सन। मैंने अक्सर ये देखा है कि कैंडिडेट को आनन फानन में वो लोग बुला लेते हैं, एंड देन दे रियलाइज कि उसकी स्क्रीनिंग, उसकी प्रोफाइलिंग ठीक से नहीं की गई, विच मीन्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एज वेल एज एनर्जी एंड एफर्ट, क्योंकि आपने उस कैंडिडेट के नीचे जो टाइम खर्च किए वो बेकार चले गए। उस कैंडिडेट के लिए भी आपके कंपनी में आना या फिर आपसे कनेक्ट करना, उसका भी टाइम खराब। सो बी वेरी स्पेसिफिक कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार ही आप लोगों का प्रोफाइलिंग करें, और जब आप प्रोफाइलिंग करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने होना चाहिए। एक बार आपने कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए जिनको आपको इंटरव्यू करना है, उसके बाद आप ये देखिए कि आपने कितने कैंडिडेट को प्रोफाइलिंग की है। ऐसे कुछ रिक्रूटमेंट मैनेजर्स हैं या फिर ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत सारे सीवी को शॉर्टलिस्ट करते हैं। वो एक गलत प्रक्रिया है। प्रोफाइलिंग के दौरान आप ढेरों सीवी को प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यूज ढेर नहीं कर सकते। अगर आप प्रोफाइलिंग के दौरान आप श्योर नहीं है कि आपको कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है, यानी आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है, देन आपको रिविजिट करना है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन को। मैंने मैंने कुछ कंपनीज में देखा है कि उनको एक मिड टू हायर मैनेजर लेवल उनको लेना था, और उन्होंने 50 सीवीज को शॉर्टलिस्ट किए। पोजीशन एक और सीवीज 50। अभी आप खुद ही समझिए कि क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू किस तरह रहा होगा। अमूमन जब जूनियर पोजीशन होती है, जूनियर पोजीशन के लिए आप 6 to 8 सीवीज शॉर्टलिस्ट करें। प्रोफाइलिंग आप जितना चाहे वो कीजिए, लेकिन शॉर्टलिस्ट आप 6 to 8 करें। मिड लेवल में आप तकरीबन 10 से 12 करें, और एट द हाईएस्ट लेवल इनिशियल राउंड ऑफ इंटरव्यूज के लिए आप 15 तक कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों। जूनियर लेवल में जो हायरिंग होती है दैट इज मोर स्किल बेस्ड। तो स्किल बेस्ड हायरिंग में सीवीज जो है वो आपके अमूमन शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं तब आपका स्ट्रैटेजिक इनपुट बढ़ता रहता है। अब आपको पता चलेगा कि जो आपने 15 शॉर्टलिस्ट किए हैं, क्योंकि आप जूनियर के लिए आपके शायद एक राउंड में इंटरव्यूज में यू विल गेट द पर्सन फॉर योर कंपनी। मिड लेवल के लिए कुड बी 2 राउंड्स, एंड बट फॉर द हायर लेवल इट कुड बी 3-4 राउंड्स। तो अगर आप 3-4 राउंड्स में जब फनलिंग करेंगे इस सीरीज का, आपको एहसास होगा कि स्ट्रैटेजिक राउंड में आपके पास थोड़े ज्यादा सीरीज होनी चाहिए, बिकॉज जो स्ट्रैटेजी लेवल होती है कंपनी की, दैट इज एट द कोर ऑफ कंपनीज पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो वहां पे क्रिमे दला क्रिम लोग अगर नहीं होंगे तो आपको हायरिंग में दिक्कत होगी, और ऊपर से फिर फंक्शनिंग में भी दिक्कत होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को समझें कि एज यू गो हायर अप आपके थोड़े सीवीज बढ़ेंगे, बट क्योंकि फनलिंग इतने स्टेज पे होगी कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास व्हेन इट गोस फॉर द फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यूज, सिलेक्शन फाइनल स्टेज, then you should end up with 3 to 4 cities at the highest level, कि जब मैं हायरिंग बोल रहा हूँ, यानी आपके
CEO, CHRO, CFO, CXO सूट के लेवल। तो इस तरह करके आपको एक रिक्रूटमेंट फनेलिंग के हिसाब से आपको सीवीज शॉर्टलिस्ट करनी है। अभी आपने सीवी शॉर्टलिस्ट कर लिया, अभी आते हैं इंटरव्यूज का दौर। नाउ, चाहे वो जूनियर पोस्ट हो, मिड लेवल पोस्ट हो या फिर हाईएस्ट लेवल पोस्ट हो, रिक्रूटमेंट इंटरव्यूज मस्ट बी टेकन वेरी सीरियसली। मैंने कुछ जगहों पे देखा है जहां पे दे टेक इट एज जस्ट अनदर रैंडम इंटरव्यू और डिस्कशन। नहीं, चाहे वो बंदा जूनियर का हो या फिर मिड लेवल का हो या फिर एट द हाईएस्ट लेवल का, वो आपके कंपनी के विजन, मिशन और गोल को अफेक्ट करेगा। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि एक जूनियर बंदा कितना अफेक्ट कर लेगा, आप ये मत भूलिए कि आपका जो जूनियर बंदा है या मिड जूनियर बंदा है वो आपका इंप्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन चैंपियन है। अगर उसके इंटरव्यूज में गलतियां आप करते हैं, यानी आपके एग्जीक्यूशन लेवल पे इसका आपको असर दिखेगा। Coming to the higher level, obviously it is at the strategic level that is vital, क्योंकि स्ट्रेटेजी से फ्लो करेगा आपका इंप्लीमेंटेशन एंड सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूशन। तो इंटरव्यू स्टेजेस जो है, इंटरव्यू स्टेजेस को बहुत ही सीरियसली लीजिए, बहुत बहुत सीरियसली लीजिए। इंटरव्यू पैनल में सारे लोगों को मत बुलाइए। आपके कंपनी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो इंटरव्यू स्पेशलिस्ट है। अगर आप ये सोचते हैं कि हर कोई इंटरव्यू ले सकता है तो आप गलत फहमी में। इंटरव्यू वही लोग लेंगे जो इंटरव्यू लेने के लिए ट्रेंड हो। एज ए कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एज ए कंपनी CHRO, अगर या फिर एज ए कंपनी CXO, अगर आप ये सोचते हैं कि सारे लोगों को आप ट्रेन करेंगे तो फिर आप गलत हैं। आप सारे सीनियर लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते फॉर इंटरव्यूज। इंटरव्यू का एक पैनल बनाइए जहां पे पहले आप लोगों को ट्रेन कीजिए कि इंटरव्यूज लेते कैसे, क्योंकि जिस तरीके से आप जूनियर लेवल का इंटरव्यू लेंगे उस तरीके से आप मिड लेवल या मिड हायर लेवल और या फिर एट द CXO लेवल आप नहीं ले पाएंगे। मुझे याद है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कि वो लोग रिक्रूट कर रहे थे एट द GM HR लेवल, और उस बंदे को उन्होंने पूछा कि भैया प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन रेट क्या है। A GM HR comes with at least 12 to 14 years of experience and more than that. तो इस तरीके की जो लैकेटेस्कल इंटरव्यू प्रिपरेशन करके जो इंटरव्यूअर्स जाते हैं वही इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। तो पहले ट्रेन कीजिए उस पैनल को जो इंटरव्यूज के लिए आप तैयार करेंगे। इंटरव्यू में HR का होना जरूरी है, फंक्शनल हेड्स का होना जरूरी है, और अगर आपका इंटरव्यू पैनल है तो इंटरव्यू पैनलिस्ट जो है वो ट्रेंड होने चाहिए, और हर इंटरव्यू पैनलिस्ट का रोल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कोई हर एक ही सवाल को 8-10 तरीके से पूछे। HR जो है, HR शुड फोकस ऑन द पीपल पर्सपेक्टिव, फंक्शनल हेड शुड फोकस ऑन द फंक्शन या डिपार्टमेंट पर्सपेक्टिव इन ए टेक्निकल राउंड, एंड जो जो दूसरे पैनलिस्ट होंगे दे शुड फोकस ऑन द कल्चरल एंड द बिहेवियरल एस्पेक्ट एंड द लीडरशिप एस्पेक्ट। ऐसे करके आपके पास एक इंटरव्यू टीम होनी चाहिए। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्या जूनियर के लिए भी इंटरव्यू पैनल जरूरी है? शायद नहीं, लेकिन मिड एंड हायर लेवल के लिए बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम आपको यह देखना पड़ेगा कि पोजीशन की क्रिटिकलिटी क्या है। अभी जैसे क्वालिटी कंट्रोल में अगर आप जाएंगे तो एक क्वालिटी कंट्रोल
फ्लोर एग्जीक्यूटिव सीनियर पोजीशन नहीं है लेकिन बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, तो उसके लिए शायद आपके 2 राउंड जरूरी हो सकते हैं। तो रोल, पोजीशन, सीनियरिटी को देखते हुए आपको आपका नंबर ऑफ इंटरव्यूज आपको तय करने हैं, लेकिन हर किसी को इंटरव्यू के लिए मत बुलाइए। मैंने कभी कभी देखा है कि थोड़ा सीनियर है तो बंदा इंटरव्यू के लिए बैठ जाता है, ये गलती मत कीजिए। इंटरव्यू एक ऐसा चीज है जहां पे आपको कम बोलना है और कैंडिडेट को ज्यादा बोलने देना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इंटरव्यू जो ले रहे हैं किस लिए ले रहे हैं, वाई आर यू टेकिंग दैट इंटरव्यू। क्या वो इंटरव्यू फॉर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ले रहे हैं, बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन ले रहे हैं, कल्चरल स्पेसिफिकेशन ले रहे हैं, लीडरशिप स्पेसिफिकेशन ले रहे हैं, फॉर व्हाट आर यू टेकिंग दैट इंटरव्यू। आप किस लिए वो इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके इंटरव्यू मैट्रिसेस क्या है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू लेंगे तो उसको आपको तो मैट्रिसेस पे रेट करना है, तो आपके पास खुद उसका ट्रेनिंग है कि आप उस मैट्रिसेस को समझें और उस पर आप रेट करें। इसीलिए सब इंटरव्यू पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच शुड कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंटरव्यूअर्स जो ट्रेन्ड है उस सेक्शन में। अब ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग सबको मत दिलाइए, गो फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इंटरव्यूज। कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि ये लोग कोशिश करते हैं कि सबको ट्रेनिंग करा दें, जितने सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं सबको ट्रेनिंग कराने लगते हैं। वो गलत है, क्योंकि इंटरव्यू इज एन आर्ट एंड ए साइंस, और उस पर अगर इंटरेस्ट नहीं है किसी की तो उसको आप फोर्स ना करें। तो उन लोगों को उस पैनल में लाइए, ट्रेन कीजिए और पैनल बनाइए हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग इंटरव्यूज, क्योंकि हर इंसान की एक्सपर्टाइज हर चीज में नहीं होती। आई मे बी वेरी गुड इन इम्प्लीमेंटेशन, आई मे बी चैंपियन इन स्ट्रैटेजी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंटरव्यू अच्छा ले पाऊंगा। इंटरव्यू इज अ स्किल, and skill will be obtained when there is an interest. So I can be a very good mentor after the candidate joins in my department, but I may not be a very good interviewer. तो इसीलिए इंटरव्यू पैनल हैज टू बी वेरी स्पेशलाइज्ड पैनल। नेक्स्ट, जब आप इंटरव्यू करेंगे तो यह ध्यान में रखिए कि यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, यू डोंट आस्क फ्लिम्सी क्वेश्चंस। Ask the candidate what is aligned to your goals, mission, and vision. If you want to know about an individual's cultural aspect, about his behavioral aspect, तो उसको आप सेकेंड या थर्ड राउंड के लिए उसको रखिए, एंड इन्फॉर्म द कैंडिडेट बिफोरहैंड अबाउट ऑल द राउंड्स। If you are an HR, inform the candidate what is the organization looking for and what are the different rounds that the candidates will face. Because कोई नहीं चाहता एक इंटरव्यू में to see a candidate who is not prepared. अगर आपके फंक्शनल राउंड है, HR राउंड है, बिहेवियरल राउंड है, कल्चरल राउंड है, लीडरशिप राउंड है, प्लीज इन्फॉर्म द कैंडिडेट बिफोरहैंड। ऐसा नहीं कि कैंडिडेट वहां पे आया और आपने हाराकिरी ऑफ क्वेश्चंस किया, एक आपने पूछा फंक्शन से, दूसरा पूछा लीडरशिप से, तीसरा आपने पूछा किसी बिहेवियरल पार्ट से। द कैंडिडेट इज फुल्ली कंफ्यूज्ड अबाउट योर स्टाइल एंड आर्ट ऑफ टेकिंग द इंटरव्यू। Inform the candidate what are the rounds and what is expected out of him in each of these rounds, what he has to demonstrate. आप उसको सिचुएशन जरूर दीजिए, आप उसको सिचुएशन जरूर दीजिए
डिफरेंट सिचुएशंस में वो किस तरह के आंसर करेगा, बट इन्फॉर्म हिम बिफोर हैंड. If you do not inform him beforehand, he will not be prepared enough to answer your questions in the way you want him to answer. Say for example, आज मैंने किसी से पूछा कि give me an example where you had to do a huge turnaround in your task and make a mission successful. अब अगर राउंड से पहले आप लोगों को बताएंगे नहीं कि उसका क्या टेस्ट किया जा रहा है, then at that point of time he will give you half baked answers. And what will happen is, आप ये सोचेंगे इस कैंडिडेट को तो पूरा नहीं आता है तो इसको हम सिलेक्ट क्यों करें. While another company who has a very well charted course of interviews, they will find this person a wonderful person and they will hire him. And आप क्या करेंगे, आप टैलेंट लूज करेंगे. इसी तरीके से कंपनीज टैलेंट लूज करती हैं और कुछ कंपनीज टैलेंट विन कर जाती हैं. Interview is a very methodical process, because remember that at the heart of running a good organization is to bring in good people. And at the heart of bringing in good people has to be a great interview method. एक बार आपका जब इंटरव्यू हो जाए, inform the candidate about the next round. और अगर आपके राउंड्स और नहीं है या फिर खत्म हो गए हैं, then keep the candidate informed about the results. If he is shortlisted, उनको बताइए. If he is selected, उनको बताइए. अगर वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो ये भी बताइए कि क्यों नहीं हुए. That is very important for a candidate to know. Don't just live by saying कि you have not been selected and some other person has been selected. Because this person who came to the interview with certain preparation, जितने सारे लोग आते हैं, आपने जिनको सिलेक्ट किया और जिनको आपने सिलेक्ट नहीं किया, do you have the matrix for that? Do you have the measurement of that? What cannot be measured should not be done. क्या आपके पास वो मेजरमेंट है कि हाँ, मैंने इस बंदे को सिलेक्ट किया बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज, जिनको मैंने नहीं किया उनमें वो क्वालिटीज कम में थे, सो दीज आर द मेजर्स. सो बी वेरी स्पेसिफिक एज एन इंटरव्यूअर, एज एन HR, you have the right results on paper, and so that you are transparent, because all the people coming in connect or contact with the organization as an interviewee are the first point of brand ambassadorship of that company. जितना ट्रांसपेरेंसी, जितना एफर्मेशन, जितना पॉजिटिविटी उसको यहाँ पे मिलेगा, उतना ही ब्रांड एनलार्जमेंट कंपनी की होगी. और जितना कम होगा उतना ही ब्रांड श्रिंकेज कंपनी का होगा. ब्रांड इमेज एनलार्जमेंट होगा जब आप उसको ट्रांसपेरेंट एंड पॉजिटिव व्यू देंगे. ब्रांड इमेज श्रिंकेज तब होगी जब आप उसको इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी कम देंगे. Now, once you have given that to him, to the candidates, do not make any false notions. कहीं पे मैंने देखा है कुछ जगहों पे जहां पे वो कैंडिडेट को बोलते हैं कि हाँ, आप सिलेक्ट हो गए, आपको फिर नेक्स्ट राउंड के लिए बुला लेंगे, और फिर वो कहते हैं कि नहीं, अभी तो पोजीशन होल्ड पे चली गई है, या फिर नहीं, आपको सिलेक्ट नहीं किया गया. सो दीज आर रॉन्ग, दीज आर एब्सोल्युटली रॉन्ग इंडिकेशंस दैट कम आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये दर्शाता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना इमेच्योर है व्हेन इट कम्स टू पीपल मैनेजमेंट. और जो लोग आपकी कंपनी के साथ कांटेक्ट में आएंगे, तो फिर क्या होगा कि वो लोग आपके कंपनी के बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने जो पॉजिटिविटी है, आपने जो एक एफर्मेटिव डायरेक्शन है, उसको आपने छोड़ दिया. You have become flimsy. So this affects the brand image of a company.
So whatever be the decision, once you have taken a decision, inform that, सही तरीके से बताइए, and on top of that ensure कि उस पर कोई deviation ना हो। अगर आपने किसी को बताया है कि आपका 2 राउंड हो गया है, you have been selected for the final round and you have to do this for the final round, ensure it's done. Do not give rise to false expectancy in a person's mind, because he will carry it to thousands of people. याद रहे, word of mouth is the biggest advertising instrument that is prevalent across the globe. Now that you have given him the proper direction, you have given him the selection and information about that, अभी आपको उसका सही तरीके से ऑनबोर्डिंग करना है। जब आप उसका ऑनबोर्डिंग करेंगे, एंश्योर अगर कैंडिडेट बाहर से है, यानी आउटसाइड द स्टेट और सिटी, एंड ही हैज टू रिलोकेट, एंश्योर दैट एज अ कंपनी, एज एन एचआर, एज अ रिक्रूटमेंट मैनेजर, एटलीस्ट आप उसको 1 मंथ का पूरा असिस्टेंस दे, हैंड होल्ड करें, बिकॉज वो आपके शहर में नया है। He doesn't know where to get a house. He doesn't know where to get the transportation and every other thing. उसके चिल्ड्रन स्कूल हो सकते हैं, whatever it is. उसके पेरेंट्स के मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए. So give him a full onboarding experience, which should include all his personal traits जो मैंने अभी आपको बताए हैं. Never leave an employee alone if he has come from outside. मैंने ये एक्सपीरियंस में देखा है कि कुछ कंपनीज हैं जो बाहर से तो अच्छे टैलेंट ले आती है, लेकिन उसको किस तरह वो रखेंगे, किस तरीके से उनसे कम्युनिकेट करेंगे, किस तरीके से उनको फैसिलिटेट करेंगे, ये उनको नहीं आता है। द कैंडिडेट को अकेले छोड़ देते हैं, भाई आप ही घर ढूंढ लो, आप ही सब कुछ कर लो, एंड इट हैम्पर्स हिज वर्क। सो वो कंफर्टेबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग एन आउटसाइडर वो आप जरूर दें उस कैंडिडेट को। नेक्स्ट, once the candidate joins, onboarding is done, ensure कि आप 30, 60 और 90 days में उसका फीडबैक लें, because the candidate is new to the organization. वो फेस करेगा आपके यहाँ के जो लोग हैं उनको, वो फेस करेगा एम्प्लॉइज को, वो फेस करेगा अपने बॉस को, वो फेस करेगा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को। सो उस बंदे का 30, 60, 90 डेज फीडबैक लेना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम एट्रिशन जो होता है वो 90 डेज, 60 to 90 डेज के अंदर ही होता है। सो ये जो ऑनबोर्डिंग है, वो ऑनबोर्डिंग चलनी चाहिए टिल हिज प्रोबेशन पीरियड इज ओवर, सो दैट आप समझ पाओ कि वो उस एनवायरनमेंट में ठीक से सेटल हुआ है, उसके मैनेजर, उसके टीम के साथ उसके रिलेशन हैज बीन डेवलप्ड टू अ मैच्योर्ड लेवल, एंड वो अपने काम को समझ रहा है, एंड ही इज बीइंग एबल टू डिलीवर गुड परफॉर्मेंस, और उसको कोई दिक्कतें नहीं आ रही, चाहे वो वर्क स्टेशन हो, चाहे उसके पर्सनल मैटर्स पे उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो प्लीज एंश्योर दैट योर ऑनबोर्डिंग कंटिन्यूज टिल हिज प्रोबेशन पीरियड इज ओवर, और 30, 60, 90 डेज के बाद फीडबैक जरूर लें उससे। अब मैंने एक एग्जाम्पल में मैंने ये देखा है, एक एग्जाम्पल पे मैंने ये देखा है कि, तो आप देखेंगे कि, मतलब मैंने देखा है कि अगर उस पे आप ऑनबोर्डिंग पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं, तो इवन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पीपल गेट्स डिसल्यूशन, उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, क्योंकि चीजें मूव नहीं करती। इफ यू आर अ रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ अ कैंडिडेट और ऑफ अ एम्प्लॉय, क्योंकि कैंडिडेट के बाद ही बिकम्स एन एम्प्लॉय, तो हर
मंथ में उसको एक फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपके पास जेडी है, केआरए है. इज ही गोइंग एज पर द गोल? इट इज योर ड्यूटी टू गिव हिम. इट इज, ऐसा नहीं कि उसको नहीं आता है. ही माइट नो ह्यूज थिंग्स बिकॉज ही हैज कम विद ड्यू एक्सपर्टाइज. लेकिन उस कंपनी में एज अ बॉस, एज अ सुपीरियर, are you guiding him? Are you saying him, yes, that this is your JD, this is your KRA, you are going in the right direction? या फिर थोड़ा सा डिविएशन है, इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं. क्या आप वो परफॉर्मेंस डिस्कशन उनके साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर आप नहीं कर रहे हैं, देन कल जब ये बंदा आपको छोड़ के चला जाएगा, बिकॉज ही, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, देन इट इज यू हु इज टू बी ब्लेम्ड. वो एम्प्लॉय को ब्लेम मत नहीं कर सकते, क्योंकि आपको, आपने उसको कभी परफॉर्मेंस गाइडेंस दी ही नहीं. परफॉर्मेंस गाइडेंस, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनबोर्डिंग एंड कंटिन्यूइंग. क्या आप उसके साथ फोर्टनाइटली कन्वर्सेशन कर रहे हैं? क्या आप उसको मंथली रिव्यू कर रहे हैं? क्या आप उसको डिविएशंस बता रहे हैं? क्या उसको करेक्टिव मेजर्स बता रहे हैं? एक्यूज मत कीजिए, करेक्टिव मेजर्स बताइए, so that he can move towards his deliverables in the right manner. कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि जो बॉस होते हैं वो दूसरों की बात सुनते हैं. क्योंकि क्या होता है कि जब कोई, पर्टिकुलर एट द सीनियर लेवल, जब कोई बंदा कोई चेंज लेके आना चाहता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस, तो बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं या खड़े हो सकते हैं. तब क्या होता है, तब वो लोग, जो उसका रिपोर्टिंग बॉस है, उसके इर्द गिर्द वो आके उसके बारे में नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं. एंड बॉस स्टार्ट्स लिसनिंग टू देम रादर देन टू हिम. एंड फाइनली क्या होता है, वो बॉस भूल ही जाता है कि उस बंदे को उसने लिया क्यों था. एंड फाइनली वन डे दैट एम्प्लॉय लीव्स द जॉब, बिकॉज उसको समझ में आता है कि भैया मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है. एंड इट्स मोर अमाउंट ऑफ अ डर्टी इंटरनल पॉलिटिक्स जो खेली जा रही. और टैलेंट जो है, टैलेंट आज के दौर में मार्केट में प्रीमियम में है. अगर आपकी कंपनी टैलेंट को सही तवज्जो नहीं देगी, तो टैलेंट कहीं और पे जाके अपना तवज्जो ढूंढ लेगा, या फिर मार्केट ऐसी है कि वो टैलेंट को ढूंढ ही लेता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आपके टीम में कोई भी बंदा है, बंदी है, एंश्योर कि आप उनका परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन करें, हैंड होल्ड करें, परफॉर्मेंस मेजर्स करें. परफॉर्मेंस डिविएशन हुआ है तो उसका क्या ट्रेनिंग, लर्निंग, डेवलपमेंट जो भी है वो कराएं. एंड एक कोहेसिव टीम की तरह आपको काम करना है. और आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ रोल ऐसे होते हैं कंपनी में, दैट आर वेरी, दोज आर वेरी क्रिटिकल रोल्स. वहां पे आपको, जो बंदा या बंदी आपने हायर किया है, आपको उनको सुनना पड़ेगा, आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज वो लोग ये काम दूसरे कंपनी में करके आए हैं. हो सकता है कि एज अ बॉस आपने आपने उन चीजों को कभी देखा ही ना हो, लेकिन वो जो बंदा या बंदी है वो करके आई हुई है. सो ट्रस्ट हिज वर्ड्स, ट्रस्ट हिज प्लान एंड ट्रस्ट हिज टाइमिंग्स. मैंने ये देखा है कि कुछ जगहों पे इसकी कमी होती है, और जहां पे इसकी कमी हुई, यानी आप गोल से डिट्रैक कर गए, इसलिए उसका वैल्यूएशन दीजिए. Put that valuation in that person, put that trust and faith in that person, because he has been there and done that. जो आपने नहीं किया, यस, आपने थोड़ा किया होगा, बट ही इज द चैंपियन इन दैट. और आपने तो लाया उसको इसलिए. खास करके जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस रोल जो होते हैं कंपनी में, जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है चीजों को, आप इसलिए उसको लाए हैं क्योंकि वो चैंपियन है उसमें. ही हैज बीन देयर एंड डन दैट वन टाइम, ट्वाइस, थ्राइस, मेनी अ टाइम्स. नहीं तो फिर कुछ ऐसा ही हो गया कि मैंने सचिन तेंदुलकर को तो अपने टीम में ले लिया, अब मैं उसको बता रहा हूं कि बैटिंग कैसे करना है. अरे भैया, वो 10 सेंचुरी मार चुका है पहले. ही हैज won मैचेस, सो ही विल विन दैट फॉर मी. आई जस्ट नीड टू
I just need to provide him with a resource. So entire performance setting and achievement mein, these are critical inputs. So as an HR manager, as a recruitment manager, as a superior, as a boss, आपको यह ध्यान में रखना है कि मैंने जितनी सारी चीजें बताई हैं, राइट फ्रॉम सोर्सिंग टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस अचीवमेंट, इस पूरे प्रोसेस को आप अपने टैलेंट प्रोसेस में डालिए. एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द HR एज वेल एज द डिपार्टमेंटल हेड्स कि आप सारे इस पूरे टैलेंट प्रोसेस को फॉलो करें. इस पे कहीं पे भी कोई डिविएशन हुई, दैट मीन्स you stand the risk of losing a talented person to the market. और जब आप ये सारी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो वो जो जॉब है जिसके लिए आपने उस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, दैट बिकम्स हिज ड्रीम जॉब. ड्रीम जॉब क्या होती है? ड्रीम जॉब होती है जहां पे सही तरीके से सोर्सिंग हो, सही तरीके से इंडक्शन हो, सही तरीके से परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन हो, सही तरीके से परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो और सही तरीके से रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन हो. दैट इज अ ड्रीम जॉब. तो जब आप ये पूरे प्रोसेस को करेंगे तब आपको एहसास होगा दैट यू हैव बीन एबल टू प्रोवाइड ड्रीम जॉब्स टू योर टीम मेंबर्स. तो आज के लिए इतना ही. अगले और एक सेक्शन में मैं आऊंगा और मैं बात करूंगा किसी और एस्पेक्ट वे ऑफ प्रोफेशनलिज्म ऑफ जॉब्स एंड करियर्स. तब तक के लिए कीप हेल्दी, बी सेफ एंड ऑल द बेस्ट इन योर जॉब एंड ऑल द बेस्ट इन योर जॉब सर्च अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं. टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, थैंक यू, नमस्ते.